हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और कल का मेरा क्विज का क्वेश्चन था कि बताइए सुभाष चंद्र बोस ने कौन से सेना का गठन किए थे। तो आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किए थे? 1939 में। 1939 में। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स के साथ। यह करेंट अफेयर्स तब तक चलेगा जब तक कि दरोगा का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। करेंट अफेयर्स होगा इसमें, उसके बाद होगा घटना चक्र का, उसके बाद में होगा क्या चीज़, घटना चक्र के भूगोल भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, ये सब घटना चक्र के क्वेश्चन चलेगा। ठीक है दोस्त, आइए सुनिएगा। 2022 और 23 में विभिन्न ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया गया था वो सारा के सारा ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑपरेशन अजय वॉरियर यानी ऑपरेशन अजय किसके द्वारा बाबू? तो भारत सरकार द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए, यानी इजराइल में जो भी भारतीय फंसे थे उनको भारत में लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन अजय चलाया गया। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स क्या है बाबू? तो इजराइल ने हमास के खिलाफ, इजराइल जो देश है, इजराइल के राजधानी कहाँ है? जेरूसलम। हमास के खिलाफ, हमास वहाँ के गाजा पट्टी के आतंकवादी संगठन है। तो क्या हुआ कि इजराइल ने हमास के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स यानी इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया था। ठीक है, चलिए ऑपरेशन सजग क्या है? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के स्थापना बोले तो 1971 में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कब हुआ था? यानी इसको इंग्लिश में कोस्ट गार्ड कहते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया तटीय क्षेत्रों के क्या चीज़ करने के लिए? तटीय क्षेत्रों को माने एक्टिव होकर देखने के लिए, सही तरीक़ा से निगरानी रखने के लिए ऑपरेशन सजग। ठीक, प्रतिवर्ष 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। यानी भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है बाबू? 1 फरवरी को। देखिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 किसके द्वारा? तो सुरक्षा बलों यानी सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया था। यानी इसमें क्या हुआ था कि सुरक्षा बल जो था यानी बीएसएफ और सेना पुलिस जो है वो दोनों मिलकर जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आतंकवादी छिपे थे ना उसको ढूंढ निकालने के लिए यह ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया। ऑपरेशन करुणा किसके द्वारा बाबू? तो भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोर्चा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए, यानी म्यांमार के सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया। ऑपरेशन करुणा चलाया गया। खुद ही कहते ऑपरेशन ध्वस्त क्या है बाबू? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा, यानी ऑपरेशन ध्वस्त सुनेगा, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त को चलाया गया। यानी ऑपरेशन ध्वस्त क्या है? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। ऑपरेशन कावेरी क्या है बाबू? तो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त, यानी जो युद्धग्रस्त है, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी सूडान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए। ठीक, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों और पर्यटकों के स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा के शुरुआत किया। कौन बाबू? ऑपरेशन मर्यादा किसने? उत्तराखंड राज्य सरकार ने, यानी उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया। ऑपरेशन मर्यादा का क्या उद्देश्य है कि जितने भी तीर्थकर वहाँ पर जाते हैं ना, नहीं कोई किसी का मामा मामी चले जाते हैं उत्तराखंड में घूमने के लिए। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड, हरिद्वार। तो वहाँ गए हैं तो अपना, या किसी का केदारनाथ उत्तराखंड में है, ऋषिकेश, ये सब जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, नैनीताल, तो ये सब जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए। तो वहाँ पर तीर्थ स्थलों पर पर्यटकों द्वारा जो स्वच्छता के भाव होता है, जैसे कुछ चीज़ खाएं, चिप्स खाएं उसका फेंक दिए,
ठीक है। तो ये सब स्वच्छता बनाए रखने के लिए क्या किया गया था, ऑपरेशन मर्यादा को चलाया गया था। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऑपरेशन सद्भावना क्या है? तो भारतीय सेना द्वारा यानी इंडियन आर्मी द्वारा जम्मू कश्मीर के में ग्रामीण क्षेत्रों और एलओसी के पास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। ऑपरेशन सद्भावना किसके द्वारा? इंडियन आर्मी द्वारा एलओसी के पास जो रहते हैं या जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी गरीब गुरबा व्यक्ति रहते हैं, ठीक, उन सबको सहायता के लिए ऑपरेशन सद्भावना को चलाया गया। ऑपरेशन अलर्ट क्या है बाबू? तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया। यानी बीएसएफ द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच है एलओसी। अगर एलएसी कह देगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो यह भारत और चीन के बीच है। समझ में आया क्या? एलओसी किसके बीच है? भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी रेखा है। एलएसी क्या है बाबू? तो यह भारत और चीन के बीच। एलएसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलओसी का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक, खुद ही कहते हैं। सुनिए, ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है? ऑपरेशन ऑक्टोपस एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने एवं टेरर फंडिंग के लिए छापामारी के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा? एनआईए एवं ईडी के पॉपुलर फ्रंट, एनआईए एवं ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने वाले टेरर फंडिंग के लिए टेरर फंडिंग के आतंकवादियों के छापामारी के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन ऑक्टोपस को शुरू किया गया था। ऑपरेशन दोस्त कहेगा तो भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप में प्रभावित व्यक्ति थे उनको मदद करने के लिए या वहाँ पर फंसे भारतीयों को लाने के लिए क्या किया गया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त कहाँ पर बाबू? तो भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। अब पूछ देगा कि बताइए, ऑपरेशन दोस्त के द्वारा तुर्की और सीरिया में मदद करने के लिए लोगों के द्वारा भारत सरकार द्वारा कौन से वायुसेना का उपयोग किया गया था? तो C-17 ग्लोब मास्टर विमान लगाया गया था। ऑपरेशन गरुड़ क्या है बाबू? तो सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई की स्थापना कब हुआ था बाबू? तो सीबीआई की स्थापना 1963 में। कब? 1963 में। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना संस्थानम समिति के सिफारिश पर 1964 में सीवीसी का स्थापना 1964 में। बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। खुद ही कहते हैं। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुआ था? 1961 में। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुआ था। अभी मानुषी छिब्बर उसका क्या है? अध्यक्ष है। ठीक है, सीबीएसई के हेड है मानुषी छिब्बर। ठीक है, हाँ। देखिए, ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है? तो सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए शुरू किया था। यानी सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मेघ चक्र शुरू किया था। ठीक है, हाँ, सीबीआई ने। ऑपरेशन नारकोस क्या है बाबू? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यानी ऑपरेशन नारकोस सुनिएगा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों के तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन नारकोस। तो नारकोस समझिएगा, रेल सुरक्षा बलों द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों के तस्करी जो होता है ना, जैसे मान लीजिए बिहार में दारू बंद है, अब बिहार में दारू ट्रेन के माध्यम से यूपी से मंगा ले रहा है, झारखंड से मंगा ले रहा है, तो ये सब ऑपरेशन नारकोस के तहत इसको कंट्रोल करने के लिए यानी तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया रेलवे बल द्वारा, आरपीएफ द्वारा।
ऑपरेशन मिशन अमानत क्या है? तो भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के कुछ सामान अगर छूट जाता है तो आपके सामान को पहुंचाने के लिए माने उसको सामान को सुरक्षित रखकर उस व्यक्ति के यहाँ पहुंचाने के लिए ऑपरेशन अमानत शुरू किया गया। ऑपरेशन अमानत। अब सोचिए, ट्रेन का लोटा खुद बांध के रखते हैं कि भाग न जाए, सामान अब आपका अटैची छूट गया तो कैसे मिल जाएगा? आप सोचिए, आप लोग खाली स्थान को भरिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ऑपरेशन मिशन अमानत, ऑपरेशन मिशन अमानत क्या है? तो भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु। ठीक है, अब सुनिएगा, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया। भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को बाहर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन ओलिविया क्या है? ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए, ओडिशा में जो चिल्का झील है ना बाबू, उसी के किनारे ओलिव रिडले कछुआ हर साल आते हैं। उन सब को ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया। ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया। सुनिए, ऑपरेशन सतर्क क्या है? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया। ऑपरेशन सतर्क शुरू किया गया। हाँ, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए, वो भी इसी से संबंधित है। ठीक है, नारकोस। ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है? तो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए देवी शक्ति। ठीक। ऑपरेशन गंगा तो यूक्रेन में जो युद्ध में फंसे थे ना, उनके लिए ऑपरेशन गंगा। जी। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लोगों के टिकट उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन उपलब्ध चालू कराया गया था। किसके द्वारा? रेलवे द्वारा। कि नहीं होता है कि वो है काउंटर पर कटवा कर बेच दे रहा है किसी को वह टिकट। तो टिकटों के ब्लैकमेलिंग को यानी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए, रोकने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है बाबू? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग के लिए एक अभियान है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन आहट क्या है? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए, महिलाओं और बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया था। नहीं होता है कि बच्चा बहका कर ले गया, किसी का बच्चा ले जाकर बेच दिया, किसी की औरत ले जाकर बेच दिया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन सर्द हवा सुनिएगा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, यानी कोहरा में अंधेरा में बीएसएफ द्वारा चलाया गया था कि ताकि कोई ढुक न जाए, इसके लिए ऑपरेशन सर्द हवा अधिकतर अंजाम देते हैं। जानते हो कब? कुहासा में। जब अब ठंडी का मौसम आया ना, तो बहुत चौकसी बरतनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के आदमी नहीं लगते हैं, दिखाई देते हैं। तो अब 2-3 महीना उन लोग को इतना पहरा देना पड़ता है बॉर्डर पर बीएसएफ को कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। इसलिए कि थोड़ा सा भी डिस्टेंस, अब 200 मीटर पर आपका एक फोर्स दिया है, अब 200 मीटर के बीच में आप सोचिए ठंडी में कुहासा में 200 मीटर पर व्यक्ति दिखाई दे जाएगा, तब तक बीचे से क्रॉस कर जाता है, पैर तक के उस समय दिखाई ही नहीं देता है। तो ऑपरेशन सर्द हवा शुरू हो गया है। किसके द्वारा? बीएसएफ द्वारा।
ऑपरेशन परिवर्तन, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती पर रोक करने के लिए, भांग की खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है। ऑपरेशन ग्रीन, केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन ग्रीन शुरू किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन शुरू हुआ है। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है बाबू? तो नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, यानी ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है कि कोविड-19 में मान लो कोई गया हनीमून पर, कहाँ पर? मालदीव, या कोई घूमने फिरने के लिए अपने बच्चों के साथ चल गया, कहाँ पर? मालदीव। अभी हाल ही में खबर में आया था कि एक औरत के पति उसको कहाँ पर, यूके कह रही थी कि कहाँ पर, तो टूर घुमाने के लिए, कल ही तो न्यूज में दे रहा था, नहीं ले जाने की वजह से उसका ये थी कर दी, अपने हस्बैंड को ही मार दी। यानी उसका वाइफ का बर्थडे था और वो बर्थडे में अपना जाना चाहते थे, मैंने टूर पर विदेश फॉरेन जाना चाहते थे, वो तो ना वो ना, ठीक है, तो समझ के उसके चलते उसको मार दी, पूरा मर्डर कर दी, खलास। हाँ जी, उसकी वाइफ है, ठीक है। नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु, तो मालदीव में फंस गए थे कोविड-19 में, तब उनका पति के लावे खातिर या कोई भी व्यक्ति फंस गए हैं तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट का हेतु, यानी कंटेनर जो होता है ना ऑक्सीजन का कंटेनर, उसको तीव्र गति से तेज़ी से शिपमेंट करने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया। ऑपरेशन नमस्ते बाबू, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू हुआ था कि किसी को दूरे से नमस्ते कीजिए, ठीक है। तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू हुआ था। ऑपरेशन वंदे मातरम क्या है बाबू? तब विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे मातरम शुरू हुआ था, कोविड-19 के दौरान भारत में फंसे। ऑपरेशन मिशन सागर क्या है? तब विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को खाद्य आपूर्ति हेतु वहाँ पर कुछ खाए खातिर देने के लिए ऑपरेशन मिशन सागर शुरू हुआ था। कभी कहते सुनिएगा, ऑपरेशन गंगा, कोई डाउट? ऑपरेशन गंगा क्या है? तो 26 जनवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू हुआ था, ठीक। चलिए दोस्त, अब भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट सुनिएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022, स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 का 7वां संस्करण था। इसको जारीकर्ता कौन है बाबू? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, ठीक। चलिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में इसको जारीकर्ता कौन है बाबू? तब बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर, बेंगलुरु में जो स्थित है, बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स जारी किया है। इसमें बड़े और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर हरियाणा, बड़े राज्यों में हरियाणा टॉप पर है और छोटे राज्यों में कौन है बाबू? सिक्किम। इसमें बिहार का स्थान 15वां है। बिहार का स्थान कौन सा है? 15वां है। तब पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में सबसे बड़े राज्यों में कौन है नंबर 1 पर? तो हरियाणा और दूसरे छोटे राज्यों में टॉप पर कौन है? सिक्किम। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, इसमें 2022 जो जारी किया गया है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, इसका जारीकर्ता कौन है? तो IQ एयर जारी करता है। सबसे प्रदूषित देश में प्रथम स्थान पर चाड है। चाड जो देश है ना, यह प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर इराक है, जबकि इसमें भारत का स्थान 8वां है। यानी भारत जो है वर्ल्ड में एयर पोल्यूशन में भारत का स्थान क्या है? 8वां है, ठीक है। टॉप पर कौन है? चाड देश।
राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है बाबू? नीति आयोग। नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जारी किया है। इसमें बड़े राज्यों में गुजरात टॉप पर है और छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर गोवा है। छोटे राज्यों के श्रेणी में कौन है शीर्ष पर? गोवा है। और बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात है। इसमें बिहार का स्थान 15वां है। इसमें भी बिहार का स्थान 15वां है। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, देखिए 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में जारीकर्ता किसके द्वारा है बाबू? फसाई के द्वारा। फसाई के द्वारा जारीकर्ता किया गया है। अगर फसाई के दुकान से अगर आप भी जिस दुकान पर फसाई का मुहर लग जाता है या जिस दुकान पर फसाई का सर्टिफिकेट मिल जाता है, वहाँ पर जो आपका फूड जो मिलता है ना, बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, छेना वगैरह जो भी खाइएगा तो वह बहुत आपको किफ़ायती रेट पर एकदम ऑथेंटिक चीज़ मिलेगा, कोई मिलावटी चीज़ नहीं मिलेगा। तो फसाई की स्थापना बाबू 2008 में हुआ था। फसाई की स्थापना कब हुआ था? 2008 ईस्वी में हुआ था फसाई की स्थापना। अच्छा जी, फसाई के फुल फॉर्म क्या होता है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई का फुल फॉर्म होता है। ठीक, फसाई का स्थापना 2008 में 2006 के अधिनियम से 2006 के अधिनियम से। अब देखिए, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर केरल है, जबकि छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर गोवा है। अब फसाई द्वारा सबसे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे नंबर 1 पर कौन है बाबू? केरल बड़े राज्यों में, और छोटे राज्य में गोवा है। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 का चौथा संस्करण यह है। ठीक है, यानी NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 का चौथा संस्करण है। इसका जारीकर्ता कौन है बाबू? तो केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य गोवा है। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन है बाबू? गोवा। बिहार का स्थान इसमें 7वां है। बिहार का स्थान 7वां है। और सबसे टॉप में कौन है? तो उड़ीसा। सबसे टॉप में उड़ीसा। सबसे खराब में गोवा। भारत का इसमें बिहार का रैंक कौन सा है? 7वां। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त, अब हम लोग बढ़ते हैं किधर? घटना चक्र के हिस्ट्री की ओर। चलिए दोस्त, हम लोग इतिहास में बढ़ते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था कौन सा बाबू? तो बिजौलिया। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिजौलिया। अब सुनिएगा, बिजौलिया था क्या? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। बिजौलिया आंदोलन का संबंध किससे है? तो साधु सीताराम से। ठीक है, इसने 1915 में विजय सिंह पाठक के इसी आंदोलन में वर्ष 1915 में विजय सिंह पाठक भी जुड़े। तो अगर कहेगा कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो बिजौलिया था, जो कि 1913 में शुरू हुआ था। और किसके द्वारा बाबू यह शुरू किया गया था? तो साधु सीताराम दास द्वारा। साधु सीताराम दास द्वारा शुरू किया गया था। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से सम्मानित नहीं था? तो सुनिएगा, जवाहरलाल नेहरू इससे सम्मानित नहीं थे। यानी यूपी किसान सभा से कौन कौन सम्मानित थे? तो यूपी किसान सभा से गौरी शंकर सम्मानित थे। ठीक, मदन मोहन मालवीय, ये सब जो व्यक्ति थे, गौरी शंकर, मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी, ये सब किससे सम्मानित है बाबू? तो यूपी किसान सभा से। यूपी किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में हुआ था। फरवरी 1918 में हुआ था। 1918 में। फरवरी मार्च 1918 में ही खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा हुआ था। फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल हड़ताल हुआ था। उसके बाद में मार्च 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा?
तो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व किए थे कौन? महात्मा गांधी। तो 1918 में ही यूपी किसान सभा का गठन हुआ। इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे इसके स्थापना में? तो मदन मोहन मालवीय थे, गौरी शंकर मिश्र थे और इंद्र नारायण द्विवेदी थे। इनको मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है, महामना के नाम से जाना जाता है। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का, बायकट माने क्या होला? बहिष्कार करना का एक स्वरूप था, जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। किसानों द्वारा बाबू प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कब? 1919 में। तो नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट का एक स्वरूप था, नाई धोबी बंद। यह कब शुरू हुआ था बाबू? 1919 में। यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। सुनिए, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो वह अवध था। कौन था बाबू? अवध। यानी वह क्षेत्र कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? वह क्षेत्र था अवध। सुनिएगा, सहजानंद सरस्वती का संबंध किस राज्य से है बाबू? किससे है स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध? तो बिहार से। स्वामी सहजानंद कहाँ से थे? बिहार से। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ही 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किए थे? 1936 में। कहाँ पर बाबू? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। तो सहजानंद सरस्वती रहने वाले कहाँ के थे? बिहार के। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार के रचयिता कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इससे कौन संबंधित है बाबू? तो NWFP। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां। इसको NWFP के नाम से जानते हैं। ठीक, पश्चिम सीमा प्रांत से रहने वाले थे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के रहने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खां। इसी ने खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन के नाम से, खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी, ठीक है। सुनिएगा, अगला है कि स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद कहाँ से थे? तो हैदराबाद से। स्वामी रामानंद कहाँ से थे? हैदराबाद से। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार की स्थापना किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने। कुली कुतुब शाह ने। अच्छा, अब्दुल हमीद खां कहाँ से थे बाबू? तो दक्षिणी असम से। अब्दुल हमीद खां पूछेगा कि कहाँ से थे? तो दक्षिणी असम से थे अब्दुल हमीद खां। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद जो सरस्वती थे 1930 के दशक में किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। अगर कहेगा कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन कौन था? तो बिजौलिया और सीताराम दास, साधु सीताराम दास इससे जुड़े हुए थे। बहुत सुंदर। कब शुरू हुआ था? 1913 में। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। अवध में जो एका आंदोलन था बाबू, अवध का एका आंदोलन, इसका उद्देश्य क्या था? तो लगान का नगद में परिवर्तन करना। लगान जो था उसको नगद में परिवर्तन करना। एका आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था बाबू? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। यानी एका आंदोलन लगान का नगद में परिवर्तन करने से संबंधित था। यह उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था एका आंदोलन। बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था बाबू? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में अगर किसान आंदोलन से पूछ दे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती फिक्स है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया था। अब देखिए, एक तो हो गया लखनऊ में किसान सभा का गठन कब किए थे? 1936 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती कब? 1936 ईस्वी में। यही पॉपुलर है। अगर पूछेगा कि बिहार के पेपर में कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था, तो 1929 में। और किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है,
सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था? तो हुंकार। बहुत बार पेपर में पूछा है ये, देखिए बीपीएससी 2017 में भी यह क्वेश्चन पूछा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम क्या था बाबू? हुंकार। तो पूछेगा हुंकार पत्रिका किसके द्वारा जारी किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। चलिए, स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से। बिहार में किसान आंदोलन से कौन संबंधित है बाबू? सहजानंद। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने। किसने? स्वामी सहजानंद ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी बाबू? तो स्वामी सहजानंद ने किया था। 1936 ये तो हो गया। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में ही। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1936 में। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो एन.जी. रंगा को। एन.जी. रंगा को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? एन.जी. रंगा को। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? वह जगह लखनऊ था। कौन था बाबू? लखनऊ था। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो 1936 में लखनऊ में। नहीं, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। लेकिन महासचिव उसका कौन थे? तो एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा, याद रखिएगा। 1936 में जो लखनऊ में हुआ था ना किसान सभा, उसका महासचिव, देखिए संस्थापक तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, लेकिन उसका महासचिव पूछ देगा तो एन.जी. रंगा। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनमें से कौन सा बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, इसमें स्वामी सहजानंद नहीं है। राजेंद्र प्रसाद बाबू यह भी बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भी प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। कोई दिक्कत है? 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था ना, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भाग लिया था। और राष्ट्रपति कौन? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी भाग लिया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन उनकी मृत्यु से ठीक पहले की। यह क्वेश्चन रिपीट कर लिया है कई बार पेपर में, बहुत खतरनाक। अब सुनिएगा यहाँ साहब क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया उनकी मृत्यु से ठीक पहले, बहुत कम उम्र में, 1930 के दशक में, 1920 के दशक में। तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले, उनकी मृत्यु के ठीक पहले। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में। याद रखना। बिहार किसान सभा से कौन जुड़े थे? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक स्वामी सहजानंद भी थे। ठीक है। कार्यांद शर्मा भी थे, यदुनंदन शर्मा भी थे। ये सब अनेक नेता जुड़े हुए थे। सुनिए, बारदोली सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए थे बाबू? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 में। भारतीय किसान सभा से कौन संबंधित थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है। BK 4 यानी एन.जी. रंगा। भारतीय किसान सभा से कौन संबंधित थे? एन.जी. रंगा। सहजानंद सरस्वती नहीं थे। ठीक है। 3 यानी बंगाल प्रजा पार्टी से कौन संबंधित है बाबू? तो फजलुल हक। फजलुल हक किससे संबंधित है? बंगाल प्रजा पार्टी से। बकास्त संघर्ष से कौन संबंधित है? तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। स्वामी श्रद्धानंद, सहजानंद नहीं, श्रद्धानंद सरस्वती बकास्त संघर्ष से जुड़े हुए थे। बकास्त संघर्ष।
ठीक है। 1937 में हुए चुनावों के बाद बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बकास्त यानी स्वयं खेती की भूमि को बकास्त कहा जाता था। स्वयं खेती की भूमि को क्या कहा जाता था? बकास्त। संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था बाबू? स्वामी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। याद रखना, किसके कहने पर? बारदोली की महिलाओं के कहने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया था? सरदार की उपाधि। ठीक है। वो सब कितने आदमी थे? सरदार चार। दो सर, दो सर के दो। ओ महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों के हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। देखिए, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी बाबू? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करना। जो जमींदारों के हिस्सेदारी था ना, उसके फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। यही बंगाल के तिभागा आंदोलन का मुख्य मांग था। अच्छा, तिभागा प्रांतीय किसान सभा द्वारा तो हो गया। तिभागा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था बाबू? 1946 में। कब? 1946 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती का मृत्यु कब हुआ था? 1950 में। अब बंगाल की प्रांतीय किसान सभा का द्वारा तिभागा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1946 में। तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तो किसान सभा के नेतृत्व में। किसके? किसान सभा के नेतृत्व में। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ कब हुआ था बाबू? तो भूदान आंदोलन 1951 में। कब? 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम से, पोचमपल्ली ग्राम से क्या शुरू हुआ था? भूदान आंदोलन 1951। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली अब वर्तमान में तेलंगाना में चल गया है। पोचमपल्ली कहाँ चल गया है? तेलंगाना में। तो सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो पोचमपल्ली, यानी आचार्य विनोबा भावे ने जहाँ से भूदान आंदोलन चलाया था तो उसके स्थान में कौन शामिल था? तो पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आंध्र प्रदेश से, जो कि वर्तमान में तेलंगाना से, पोचमपल्ली से। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं भूगोल की ओर। चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि विश्व के जितने भी जनजातियां हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यानी जितना घटना चक्र में जो जनजातियां हैं दोस्त, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बताइए, पिग्मी जनजाति कहाँ है बाबू? तो कांगो बेसिन में रहती है। कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति। एस्किमो जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड साइड में, यानी अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड साइड में एकदम नॉर्थ में क्या मिलता है? एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के घर जो है ना, वह बर्फ से ढका हुआ रहता है, बर्फ का बना हुआ है, जिसे इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। ठीक। मसाई जो है, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीका के पूर्वी भाग में मसाई जनजाति पाई जाती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना। अब बोत्सवाना में ही कालाहारी मरुस्थल है और उसी में बुशमैन जनजाति निवास करती है। जुलू जनजाति कहाँ बाबू? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण साउथ अफ्रीका में जुलू जनजाति निवास करती है। सेमांग मलेशिया में, सेमांग जनजाति मलेशिया में। संकाई जनजाति मलय प्रायद्वीप पर, मलय प्रायद्वीप पर संकाई जनजाति। पपुआन जनजाति तो पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर।
बदू जनजाति अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी अरब में जो मरुस्थलीय है ना बाबू, सहारा मरुस्थल, उसमें बदू जनजाति पाई जाती है। कौन सा? बदू जनजाति। अरब मरुस्थलीय क्षेत्र में बदू जनजाति, सहारा तो वहाँ हो गया ना, साउथ अफ्रीका में सहारा है। और जो अरब में जो मरुस्थल है ना बाबू, जैसे 10 लूट मरुस्थल, वह कहाँ है? ईरान में, ठीक है। जो अरब साइड में मरुस्थल है उसमें कौन सा जनजाति पाई जाती है? बदू जनजाति। बोरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन में, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया। अमेजन, ब्राज़ील, पेरू और कोलंबिया में क्या, कौन सा जनजाति? तब बोरा जनजाति, बोरा जनजाति। खिरगिज जनजाति मध्य एशिया में, मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में कौन सा? खिरगिज जनजाति। जैसे कि हो गया कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, 5 सेंट्रल एशिया में देश आता है। इस साइड में अगर पूछे कि कौन सा निवास करते हैं बाबू, तो खिरगिज जनजाति। उत्तर पूर्व साइबेरिया में यूकागिर जनजाति, उत्तर पूर्व साइबेरिया में। मध्य अमेरिका में माया जनजाति निवास करती हैं। न्यूजीलैंड में माओरी, न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, और वहाँ पर बाबू माओरी जनजाति निवास करती हैं। पश्चिमी अफ्रीका में कहेगा तो फुलानी जनजाति, दक्षिणी अफ्रीका में बंतू जनजाति, और श्रीलंका में कौन सा? तो वेदा जनजाति। वेदा जनजाति कहाँ पर? श्रीलंका में। जापान में कौन सी जनजाति? एनु जनजाति, एनु, जापान। जापान की मुद्रा को येन कहते हैं, जापान की मुद्रा को येनु, वहाँ पर जनजाति पाई जाती है। तो नहीं याद हो गया? जापान की मुद्रा का नाम येन या येनु जनजाति कहाँ पर? जापान में। बर्बर जनजाति कहाँ पर? मोरक्को। मोरक्को की राजधानी कहाँ है बाबू? रबात, मोरक्को के रबात, यानी मोरक्को में बर्बर जनजाति। नुब्बा जनजाति सूडान में, सूडान की राजधानी खार्तूम, और वहीं पर नुब्बा जनजाति पाई जाती है। अब ब्राज़ील में बोरो जनजाति, ब्राज़ील में बोरो। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शुष्क क्षेत्र में। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो शुष्क क्षेत्र में। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग में होता है? तो शी, यानी मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर ऋतु प्रवास शब्द प्रयोग होता है। यानी ऋतु प्रवास शब्द बाबू उसके लिए होता है वैसा मानव व उनके पशु, वैसा मानव जो पशुओं के साथ मौसमी स्थानांतरण यानी घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर आते जाते रहते हैं, उसी को कहते हैं ऋतु प्रवास। ऋतु बहुत ज़्यादा ठंडी होने लगा, बर्फ़ जमने लगा, तो पहाड़ से घाटी में उतर जाएंगे, और जब गर्मी हुआ तो घाटी से कहाँ चले जाएंगे? पहाड़ में। खुद ही कहते हैं। सुनिए, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा हुआ? ध्यान से सुनो बाबू, ठीक? चलिए आइए दोस्त, पृथ्वी, सुनिए, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है बाबू? तो क्रो-मैग्नन मानव सबसे नवीनतम समझा जाता है, यानी सबसे बाद का, नया है, ठीक है। सबसे नवीनतम क्रो-मैग्नन जाना जाता है। इसका अस्तित्व वर्तमान यानी आधुनिक मानव होमोसेपियन से ठीक पहले तक था। 1868 ईस्वी में फ्रांस के डोडोर्न क्षेत्र में प्रथम बार इसके अवशेषों की प्राप्ति हुई थी। पृथ्वी तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव कब माना जाता है? यानी पक्षी पृथ्वी पर कब से उत्पन्न हुई? पक्षी बताइए। 15 करोड़ वर्ष पूर्व, 15 करोड़ वर्ष पूर्व पक्षी का पृथ्वी पर आना संभव हुआ। आर्कियोपटेरिक्स में पृथ्वी पक्षी के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी आर्कियोपटेरिक्स का आगमन 15 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है? तो अफ्रीका। अफ्रीका से ही मानव जाति का उत्पत्ति हुआ है। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो काकेसियाई प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इस प्रजाति की संख्या विश्व में सर्वाधिक है, काकेसियाई। हाँ, यहूदी जनजाति कहाँ पर बाबू? इजराइल में। इजराइल में यहूदी जनजाति रहती है। टेडा जनजाति लीबिया में।
बेजा जनजाति मिस्र में, बेजा मिस्र में। लूर जनजाति, तो लूर कुछ चीज़ के नहीं आदमी कहला ना, तो लूर जनजाति कहाँ पर बाबू? तो ईरान में। ईरान में कौन सी जनजाति? लूर जनजाति। 10 थे लूट मरुस्थल कहाँ पर? ईरान। कोई दिक्कत है? जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? तो भारत। जिप्सी लोगों का मूल स्थान क्या है? भारत। ठीक, जिप्सी लोगों की उत्पत्ति भारत के डोम जाति यानी निम्न जाति से मानी जाती है। यानी जो जिप्सी जाति की उत्पत्ति हुई है वह डोम जाति से हुई है। अफ्रीका के मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में रहती हैं? तो कांगो नदी घाटी में। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति, ठीक है, चलिए दोस्तों, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में रहती है? कांगो में। निम्न में से किस प्रदेश में पिग्मी पाए जाते हैं? तो विषुवत-रेखीय वन में। विषुवत-रेखीय वन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा घुमक्कड़ नहीं है? तो घुमक्कड़ तो सभी है, कजाक है, पिग्मी है, मासाई है, लैप्स है, सभी घुमक्कड़ है। ठीक, सुनिए, कौन सा सुमेलित है बाबू? तो एस्किमो जो जनजाति है वह कनाडा में निवास करती है। एस्किमो जनजाति कहाँ पर है? कनाडा में निवास करती है। उराव जनजाति भारत के आदिवासी जनजाति है। लैप्स जनजाति यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में निवास करती है। और गोंड जनजाति भारत में निवास करने वाली जनजाति है। गोंड जनजाति भारत में निवास करने वाली। भारत के सबसे पूछेगा कि सबसे अधिक आबादी वाला जनजाति कौन है? भील जनजाति। कौन? भील जनजाति है। दूसरे स्थान पर कौन है? गोंड। कोई दिक्कत? खिरगिज जनजाति बाबू मध्य एशिया में। बुशमैन कालाहारी में। एनु जनजाति जापान में। बताएं कि जापान की मुद्रा का नाम येन। येनु जनजाति। अरब में बौद्धू जनजाति। अरब में बौद्धू जनजाति। एस्किमो निवासी है कहाँ के? तो कनाडा के। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और अगले दिन के लिए आपसे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? यानी न्यूजीलैंड में कौन से जनजाति निवास करती हैं? आपको इस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और इसको लाइक दबाना ना भूलें। लाइक बटन ज़रूर दबाकर लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।